नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजेंद्र भारद्वाज और हम बात कर रहे थे ग्रंथि तंत्र के बारे में, जिसमें हम पढ़ चुके हैं पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस की हम बात कर चुके हैं, पीयूष ग्रंथि की हम बात कर चुके हैं, 9 प्रकार के कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं पीयूष ग्रंथि से, उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद में हमने थायराइड ग्रंथि पढ़ी है, पैराथायराइड ग्रंथि पढ़ी है। आज हम पढ़ेंगे थाइमस ग्रंथि क्या होती है और अधिवृक्क ग्रंथि किसे कहते हैं, और मिश्रित ग्रंथियों की बात करेंगे जिसमें पैंक्रियाज क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हमारी ग्रंथि है जिसको हम थाइमस ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये मानव शरीर की इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड, जिसको थाइमस ग्रंथि ही बोलते हैं, थाइमस ग्रंथि। इसकी स्थिति कहां होती है इस ग्लैंड की, तो ध्यान रखेंगे यह स्थित होती है हमारे हृदय के पास में, हृदय के पास। और कौन सा हार्मोन स्राव करती है ग्रंथि, तो याद रखेंगे यह एक हार्मोन होता है थायमोसिन, थायमोसिन हार्मोन का स्राव करती है ये ग्रंथि। अब बात करेंगे इसका कार्य क्या होता है, ये हार्मोन करता क्या है। तो इसका कार्य होता है, आपने एक टर्म पढ़ी है लिम्फोसाइट, तो यह लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट करता है, लिम्फोसाइट के निर्माण में या लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब लिम्फोसाइट की बात आती है तो लिम्फोसाइट कहां पढ़ा था, डब्ल्यूबीसी का ही एक प्रकार है। हमने 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी पढ़े हैं और उसमें सबसे लास्ट लिम्फोसाइट है जिसमें हमने पढ़ा था 2 प्रकार के लिम्फोसाइट सेल्स होती है, एक बी सेल्स होती है, एक टी सेल्स होती हैं। और एड्स वायरस में सबसे पहले टी सेल्स नष्ट होती हैं और सबसे लंबी उम्र की सेल्स भी टी सेल्स ही हैं जिनकी एज होती है 10 साल। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट करता क्या है, तो यह क्या करता है, प्रतिरक्षियों का या एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, एंटीबॉडीज का निर्माण करता है या प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है, रक्षियों का निर्माण। यह इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। इससे क्या होती है, जब एंटीबॉडीज का निर्माण होगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी और इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर। तो आप समझ सकते हैं कि यदि इस हार्मोन की कमी हो जाएगी, थाइमोसिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, तो लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट कम हो जाएगा। लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट कम हो जाएगा तो एंटीबॉडीज का, प्रतिरक्षियों का निर्माण कम हो जाएगा। जब प्रतिरक्षियों का निर्माण कम हो जाएगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाएगी, इम्यूनिटी पावर में कमी हो जाएगी। तो अब इस ग्रंथि के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या है कि जो टीनेज होती है, टीनेज मतलब किशोरावस्था होती है, तो किशोरावस्था में यह ग्रंथि बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, एक्टिव होती है। मतलब जो बच्चे होते हैं तो बच्चों में क्या होता है, आपने देखा होगा कि बच्चों में जैसे ही कोई बीमारी होती है तो वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो यह ग्रंथि क्या करती है, क्योंकि एंटीबॉडी ज्यादा बन रहे हैं, एंटीबॉडी ज्यादा बन रही है, इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है। इम्यूनिटी पावर अच्छी है इसका मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा है। लेकिन जब ओल्ड एज होती है, मतलब जब वृद्धावस्था होती है, तो वृद्धावस्था में यह जो ग्रंथि होती है वो डीएक्टिवेट हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है। तो वहां पर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, बीमार हो जाते हैं तो जल्दी से संभल नहीं पाते हैं, जल्दी से रिकवर नहीं हो पाते हैं। अगली जो ग्लैंड है उसको हम बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, हमने कल पढ़ा था कि हमारी जो किडनी होती है, किडनी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक बाहरी पार्ट और एक अंदरूनी पार्ट, इंटरनल। जो बाहरी पार्ट होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो अंदरूनी पार्ट होता है उसको मेडुला बोलते हैं। एड्रिनल ग्रंथि की बात करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, और इस ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है, या फिर इसको बोलते हैं सुप्रारेनाल ग्लैंड, रेनाल ग्लैंड।
तो हमने कल देखा था, एक डायग्राम देखा था किडनी का। हमारी ऐसी किडनी है, तो किडनी का जो आउटर पार्ट है, ऐसे बना देता हूं मैं, किडनी का जो आउटर पार्ट है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो इंटरनल पार्ट है उसको बोलते हैं मेड्यूला। अब इनको भी क्या, क्योंकि सुप्रारेनल ग्लैंड कहलाती है ये, तो इसको बोलते हैं रेनाल कॉर्टेक्स और इसको बोलते हैं रेनाल मेड्यूला। और इससे इस सबसे पहले कॉर्टेक्स पार्ट की बात करते हैं, कॉर्टेक्स पार्ट की बात करते हैं। तो कॉर्टेक्स पार्ट से याद रखेंगे 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, और वो 3 प्रकार के हार्मोन कौन कौन से उनकी डिस्कस करते हैं, वो क्या है। सबसे पहला हार्मोन जो कॉर्टेक्स पार्ट से या बाहरी सतह से जो हार्मोन स्रावित होता है उसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। दूसरा हार्मोन जो स्रावित होता है उसको बोलते हैं कार्टिजोल, कार्टिजोल या कार्टिसोल भी कहा जाता है इसको। और तीसरा होता है सेक्स कार्टिकॉइड, या फिर इसको ग्लूको कार्टिकॉइड भी बोलते हैं। याद रखेंगे जो फर्स्ट हार्मोन है, यह हार्मोन क्या करता है, जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, यह ब्लड में एक तो साल्ट मतलब नमक, और वाटर मतलब जल का लेवल नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। मतलब इसका कार्य क्या है, नमक का और पानी का, इन दोनों का लेवल कंट्रोल करना होता है। किसका, एल्डोस्टेरोन का। जो कार्टिजोल होता है सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड हार्मोन जो होता है कार्टिजोल, उसका कार्य क्या होता है, यह क्या करता है, ब्लड में या बॉडी में कह सकते हैं ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की दर को कंट्रोल करता है, अब ध्यान रखेंगे हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का क्या होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। तो एक इक्वेशन हम लिखते हैं, C6H12O6 + 6O2, और जब ये तो है ग्लूकोज और ये है ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में मिलता है, और जब इसका कैटाबॉलिज्म होता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये बाहर निकलते हैं, और उसके साथ में एटीपी, ये एनर्जी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी हमको हमारे शरीर को मिलती है। तो यह इसकी एनर्जी को मतलब कंट्रोल करता है, कैटाबॉलिज्म ग्लूकोज के ऑक्सीकरण मतलब ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन मिलती है उसको कंट्रोल में रखता है। फिर तीसरा आता है सेक्स कार्टिकॉइड। इसमें क्या होता है कि ये मेल्स में ये हार्मोन है, मेल्स में तो एक एंड्रोजन नामक हार्मोन का स्राव करता है, और फीमेल्स के अंदर क्या करता है, ये एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्राव करता है। जो हमने पढ़ा था कि एस्ट्रोजन नामक हार्मोन क्या करता है, ओवेरी को एक्साइट करता है, किसके लिए, अंडाणु के निर्माण के लिए। ये बात आ गई कॉर्टेक्स पार्ट की, जो बाहरी सतह है हमारे शरीर की, जो किडनी की जो बाहरी पार्ट है कॉर्टेक्स, उसके बारे में बात कर रहे थे। उसको सुप्रारेनल हार्मोन कहा जाता है, सुप्रारेनल ग्लैंड कहा जाता है। उससे 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं। अब बात करते हैं बाहरी सतह की, जो अंदरूनी सतह है, मतलब रेनॉल मेडुला की बात करते हैं। जो ये मेडुला से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, जो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो एड्रिनल ग्रंथि की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, तो वो इंटरनल पार्ट से स्रावित होते हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो ध्यान रखेंगे जो इंटरनल पार्ट है उससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, और इसी का नाम, एड्रिनलिन का नाम ही एपिनेफ्रेइन है और नॉर एड्रिनलिन का नाम नॉर एपिनेफ्रेइन है। तो हम कह सकते हैं मेडुला की बात करेंगे।
मेडुला से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एड्रीनलिन और दूसरा है नॉर एड्रीनलिन। फिर बात करेंगे कि इसी को, ये जो नॉर एड्रीनलिन है, इसी का नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, एपिनेफ्रेइन, और इसको बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रेइन, इस हार्मोन को। अब देखिए क्या करते हैं, ये दोनों हार्मोन क्या हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, ये दोनों हार्मोन है जो एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, ये दोनों हार्मोन क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। पहला लिख देता हूं, एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब सप्लीमेंट्री है। मतलब एक किसी चीज को बढ़ाता है तो दूसरा किसी उस चीज को कम कर देता है। मान लीजिए श्वसन है, एड्रीनलिन ने बढ़ा दी तो श्वसन दर को एड्रीनलिन, ये नॉर एड्रीनलिन है, वो कम कर देगा। अगर बीपी को, रक्तचाप को ये बढ़ाएगा तो वो कम कर देगा। स्पंदन दर को, हार्ट बीट को ये बढ़ाएगा तो ये कम कर देगा। इस प्रकार से इन दोनों का क्या है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। फिर दूसरा, जो ये एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन है, मतलब ये जो दो हार्मोन है, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, इमरजेंसी हार्मोन या आपातकाल का हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है इनको। फिर तीसरा इनका क्या नाम है, इस हार्मोन को कहा जाता है उडो या लड़ो, फाइट और फ्लाइट। उडो या लड़ो, कई बार क्या कहा जाता है, करो या मरो, इस हार्मोन को कहा जाता है। फिर तीसरा, इसी हार्मोन को 3F के नाम से जाना जाता है, और इसी हार्मोन को 4S के नाम से जाना जाता है, के नाम से। अब 3F का मतलब तो क्या है, 3F का मतलब हो गया फियर, मतलब डर। फिर सेकंड F का फाइट, फिर तीसरा फ्लाइट, और 4S का मतलब क्या हो गया, जो इन गतिविधियों पर नियंत्रण करता है। फर्स्ट इज शुगर, सेकंड वन इज साल्ट, थर्ड वन इज सेक्स, और फोर्थ वन इज स्टोरेज। तो ध्यान रखना, ये जो अपनी ग्रंथि है एड्रीनलिन, इससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, ये दोनों हार्मोन विशेष मनोभावों को नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। जैसे कि गुस्सा हो गया, गुस्से को अगर ये बढ़ाएगा तो वो कम कर देगा। फिर अगर मान लीजिए प्रेम को बढ़ा रहा है, वो कम कर देगा। अगर ये श्वसन दर को बढ़ा रहा है तो वो कम कर देगा। मतलब एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री है, मतलब पूरक हैं। आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, जैसे ही कहीं डर लगने की स्थिति होती है तो तुरंत ये अपने मस्तिष्क को वो करते हैं, मस्तिष्क को सिग्नल जाता है कि भैया एड्रेनलिन का स्राव करना स्टार्ट कर दो, आपको गुस्सा आ रहा है। फिर नॉर एड्रेनलिन तुरंत जैसे ही गुस्सा आएगा, फिर थोड़ी देर बाद में क्या होगा, जैसे जैसे गुस्सा शांत होता है, वो किसी कारण होता है, नॉर एड्रेनलिन के कारण होता है। उसके बाद इसी को एपिनेफ्रेइन कहा जाता है और दूसरे हार्मोन को नॉर एपिनेफ्रेइन कहा जाता है। अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति में, किसी व्यक्ति में मतलब किसी फीमेल में एड्रिनल हार्मोन की अधिकता हो जाए, उसको मैं लिख देता हूं, यदि फीमेल में एड्रिनलिन हार्मोन की अधिकता हो जाए तो क्या होगा, अधिकता से क्या होगा, पुरुषों जैसे लक्षण प्रदर्शित होते हैं। अब कैसे पुरुषों जैसे लक्षण, मतलब कई बार क्या होता है, लेडीज के
जब ये हार्मोन ज्यादा स्रावित होता है तो दाढ़ी या मूंछें आना स्टार्ट हो जाती है, दाढ़ी और मूंछ आना। आवाज कई बार क्या होती है, भारी हो जाती है, आवाज का भारी हो जाना, आवाज का भारी होना। और इस बीमारी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एड्रीनलीन वर्लिज्म। यहां पर हिंदी में लिख देता हूं मैं, एड्रीनलीन वर्लिज्म, ये इस बीमारी का नाम है। तो ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि होगी। अब हम बात करेंगे बाह्य स्रावी ग्रंथि की, और बाह्य स्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी आती है, दैट इज यकृत। बाह्य स्रावी सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी, यकृत। और हम बात कर रहे हैं अभी अग्न्याशय की, कि कौन सी है जो मिश्रित ग्लैंड है। तो हम बात करेंगे अग्न्याशय की, पैंक्रियाज की। अग्न्याशय के बारे में पढ़ते हैं कि अग्न्याशय क्या चीज है। तो ध्यान दीजिए, यह एक मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है या हेक्टोक्राइन ग्लैंड है, हेक्टोक्राइन ग्लैंड। और हेक्टोक्राइन ग्लैंड क्या होती है कि जिससे दोनों स्रावित होते हैं, मतलब एंजाइम भी स्रावित होते हैं और हार्मोन भी स्रावित होते हैं एक साथ में। तो देखिए, इस अग्न्याशय से दो चीजें स्रावित होती हैं, पहला हार्मोन भी स्रावित होता है और दूसरा एंजाइम भी स्रावित होते हैं। और दो प्रकार के तो हार्मोन होते हैं और 3 प्रकार के इसमें से जो है एंजाइम स्रावित होते हैं। पहला हार्मोन है, उसको बोलते हैं इंसुलिन। और ये खूब जानते हैं हम लोग कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटस रोग होता है, और यह अग्न्याशय से स्रावित होता है इंसुलिन की कमी होने। इंसुलिन करता है, यानी लिखता हूं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ये ग्लूकोजन को ग्लाइकोजन में बदलता है। और यह जो प्रोसेस होती है ग्लूकोजन को ग्लाइकोजन में बदलने वाली, मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं ग्लूकोज और ये हो गया ग्लाइकोजन। और यह जो प्रोसेस होती है कहां पर होती है, लीवर के अंदर होती है, मतलब यकृत के अंदर होती है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस, जिसमें ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। फिर दूसरा हार्मोन है इसी के साथ में, पहला तो इंसुलिन हो गया और दूसरा हार्मोन है जिसको कहा जाता है ग्लूकागॉन। दूसरा हार्मोन है ग्लूकागॉन। सेकंड हार्मोन है ग्लूकागॉन। और यह हार्मोन क्या करता है, ध्यान रखेंगे, यह हार्मोन इस इंसुलिन हार्मोन के अपोजिट वर्क करेगा, मतलब इसके विपरीत काम करेगा। ये क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। और इस प्रोसेस को, जैसे यहां पर लिखा था हमने ग्लाइकोजेनेसिस, तो इसमें एक चीज एलआई वर्ड जुड़ जाएगा, ग्लाइकोजेनेलिसिस, यह प्रोसेस बोलते हैं। फिर एंजाइम्स की बात करते हैं तो एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एमाइलेज, फिर दूसरा जो इससे स्रावित होता है दैट इज ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन, 3 प्रकार के हो गए। एमाइलेज की बात करेंगे तो ये किसका पाचन करेगा, वसा का पाचन करता है। एमाइलेज है, वसा का पाचन करता है।
और ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और रेनिन, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। यहां पर लिख देता हूं, प्रोटीन का पाचन करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। अब प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, देखिए प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलते हैं, पेप्टाइड को फिर पेप्टोन में चेंज करते हैं, और पेप्टोन को फिर अमीनो अम्ल में बदला जाता है, अमीनो अम्ल में बदलते हैं। प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन बदलता है, पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन, ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलते हैं। फिर पेप्टाइड को पेप्टोन में कौन बदलता है, वो ट्रिप्सिन बदलता है, यहां पर ट्रिप्सिन लिख देता हूं, और पेप्टोन को फिर बाद में अमीनो अम्ल में काइमोट्रिप्सिन चेंज करता है। यह प्रोटीन का जो बिल्कुल सूक्ष्मतम घटक है वो अमीनो अम्ल है। हमारी बॉडी के अंदर 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अग्न्याशय के बारे में एक और चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि इंसुलिन और ग्लूकागॉन दो हार्मोन इससे स्रावित होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो 3 एंजाइम्स इससे स्रावित होते हैं। इसको लैंगरहैंस द्वीप भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे, ये हमारा पैंक्रियाज मानते हैं, तो इसमें 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी। जो अल्फा सेल्स होती हैं उनसे ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है, ग्लूकागॉन। जो बीटा सेल्स होती हैं उनसे इंसुलिन का स्राव होता है। तो ध्यान रखेंगे, इंसुलिन की खोज किसने की थी, एफ बेंटिंग ने इसकी खोज की थी। और ये जो दो सेल्स हैं, डेल्टा और पीपी सेल्स, ये क्या करती हैं, ये इन दोनों का नियंत्रण करती हैं। ये क्या करती हैं, इनकी रेट को नियंत्रित करती हैं, इनका स्राव होता है उसको नियंत्रित करती है। तो आप देख सकते हैं ये एक अग्न्याशय है, उसमें 4 अलग अलग द्वीप देख सकते हैं आप। तो इसको लैंगरहैंस का द्वीप भी कहा जाता है, और बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप और पाए जाते हैं, बट ये अपने 2 मेन इंपॉर्टेंट है, जिसमें बीटा से इंसुलिन का और अल्फा से ग्लूकागॉन का स्राव होता है। फिर बात करते हैं कि इनके अलावा क्या होता है कि महिलाओं में कुछ ऐसी टेम्पररी ग्लैंड्स होती हैं जो केवल प्रेगनेंसी के टाइम ही जनरेट होती हैं या बनती हैं। ऐसी वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में देखते हैं। टेम्पररी ग्लैंड्स या टेम्पररी ग्रंथियां, यहां पर लिखेंगे टेम्पररी ग्लैंड। केवल किसमें पाई जाती है, केवल महिलाओं में पाई जाती है, महिलाओं में। और कब पाई जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी टाइप की होती है। तो 2 प्रकार की होती है, ध्यान रखिए वो ग्रंथियां। पहली होती है कार्पस ल्यूटियम, और दूसरी होती है प्लेसेंटा। कार्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा, इनका क्या क्या फंक्शन है ये ध्यान रखिए। जो कार्पस ल्यूटियम होती है, यह क्या होती है, अंडोत्सर्ग के दौरान, अंडोत्सर्ग के बाद जो हमारी पुट्टिका सॉरी महिलाओं की जो पुट्टिका होती है, फोलाइकल, हमने ये डायग्राम देखा था, यूट्रस, ओवेरी, और उसके बाद में ये होती है ओवेरी, और ओवेरी के अंदर क्या होती है, फोलाइकल होती है। फोलाइकल के बाद में क्या होता है, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित हो जाता है और अंडोत्सर्ग वो करता है फैलोपियन ट्यूब में, तो उसके बाद में ये जो पुट्टिका है, यह पुट्टिका क्या होता है, किसमें चेंज हो जाती है, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। यह पुट्टिका सिकुड़कर कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसका समय कितना होता है, 0 से 3 माह। मतलब यह 0 से, मतलब जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है वहां से 3 महीने तक के लिए एक्टिवेट रहती है कार्पस ल्यूटियम। उसके बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लेसेंटा में। इसका टाइम होता है 4 to 9 मंथ्स। और उसके बाद में ये क्या करती है, बेबी को, मतलब बच्चे को
एक तो भोजन और पोषण, दोनों एक नाल जुड़ी हुई होती है, गर्भनाल जिसे कहते हैं ना। बच्चे को भोजन और पोषण पहुंचाती है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है दोस्तों, ये दोनों है कार्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा, इन दोनों से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। 3 हार्मोन कौन कौन से हैं? पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन और तीसरा है HCG। इन दोनों की बात हम कर चुके थे। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनको प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। तीसरे की बात अभी करने वाले हैं। 3 महीने तक, 0 से 3 माह तक कार्पस ल्यूटियम को इन तीनों हार्मोनों का स्राव होगा 0 से 3 महीने तक कार्पस ल्यूटियम के द्वारा, और चौथे महीने से 9 महीने तक प्लेसेंटा के द्वारा इन तीनों हार्मोनों का स्राव होगा। 2 हार्मोनों की बात हम कर चुके थे, तीसरे हार्मोन की बात करते हैं। इसका नाम है HCG का, HCG, इसका नाम होता है ह्यूमन कोरेनोइक और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ह्यूमन कोरेनोइक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ध्यान रखिए दोस्तों कि जब प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है प्रेगनेंसी टेस्ट में किस हार्मोन का टेस्ट होता है? इस हार्मोन का टेस्ट होता है। जब भी प्रेगनेंसी का टेस्ट किया जाता है, एक किट आता है उसके द्वारा, तो उसमें यूरिनल टेस्ट जो होता है, यूरिन के द्वारा जो टेस्ट किया जाता है, वो इसी हार्मोन का टेस्ट होता है। अगर बॉडी में, फीमेल की बॉडी में अगर ये हार्मोन प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब वो प्रेग्नेंट वुमन कहलाएगी, या प्रेगनेंसी हम कह सकते हैं उसको पॉजिटिव मानी। हमारा ग्रंथि तंत्र था, मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ग्रंथि तंत्र पूरा अच्छा लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।